Hello everyone, welcome back to my channel Special Accounts Classes by Niryada. Today's session on the topic of depreciation. This is the most important and very simple chapter. अगर आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से करेंगे तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये। अब देखिए, आज की जो हमारी क्लास होगी वो कंप्लीट बेसिक्स के ऊपर होगी, डेप्रिसिएशन के ऊपर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज परमानेंट, कंटिन्यू एंड ग्रेजुअली फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट। डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक परमानेंट होता है और कंटिन्यू होता है, और ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे फॉल होता रहता है इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट। डेप्रिसिएशन वर्ड हम यूज करते हैं ओनली टेंजिबल एसेट्स के लिए। जब टेंजिबल एसेट की वैल्यू के अंदर कमी आती है तो उसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। अब देखिए, ये वैल्यू के अंदर कमी कैसे आती है। फर्स्ट हमारा आता है यूज ऑफ एन एसेट। मान लीजिए हमने एक मोबाइल परचेज किया, आज परचेज किया, ठीक है। अब हम उसको यूज करते 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 हमें मान लीजिए एक मंथ ही हुआ है, तो भी उसकी जो वैल्यू है उसके अंदर क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। मान लीजिए कुछ टूट फूट हो जाएगी या कुछ और हो जाएगा। तो ये होता है। या फिर एक मान लीजिए एक मशीनरी हमने परचेज की, अब उस मशीनरी को हमने यूज किया 5 इयर्स तक, तो यूज कर करके उसकी वैल्यू के अंदर जो कमी आई, दैट इज कॉल्ड यूज ऑफ एन एसेट। जैसे हमने आज कोई फैन परचेज किया, अगर 5 साल हम बाद देखेंगे तो वो फैन वैसा का वैसा नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ टूट फूट होगी, कुछ खराबी होगी, तो दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। और सेकंड हमारा था विद द पैसेज ऑफ टाइम। मान लीजिए हमने आज वो मोबाइल परचेज किया, ठीक है। अब उसको हमने यूज नहीं किया, लेकिन हमने क्या उसको रख दिया अलमारी के अंदर और हम यूज नहीं कर रहे, फिर 1 साल बाद उसको निकाल के देखेंगे, तो क्या उस मोबाइल की वैल्यू वही रह जाएगी? नहीं, क्योंकि अब जब हमने 1 साल पहले जो मोबाइल परचेज किया था, तो वो मान लीजिए हमने 10,000 का परचेज किया था, सपोज हम मान रहे हैं अभी। लेकिन अब जब 1 साल बाद क्या होगा, मार्केट के अंदर नए मोबाइल आ गए होंगे, नई टेक्नोलॉजी आई होगी, कुछ नया एडिशन आया होगा, कैमरे के अंदर एडिशन आया होगा, रैम के अंदर आया होगा, बहुत सारी अलग फीचर हो गए, डिस्प्ले के अंदर आया होगा। तो ये क्या होगा, अब हम अगर चाहेंगे उसी मोबाइल को मार्केट के अंदर सेल करना, तो उसकी अमाउंट वो उसी अमाउंट में सेल नहीं होगा, उसकी रखे रखे वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं हम विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब थर्ड आता है हमारा ऑब्सोलेंसिस। इसको ऑब्सोलेंसिस, इसका मतलब क्या होता है? चेंज इन द टेक्नोलॉजी। जो हमारी एसेट के अंदर कमी आती है ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब मोबाइल का ये एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए पहले जो 1 साल पहले मोबाइल, सबसे पहले देखिए कीबोर्ड के जो मोबाइल आते थे, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो क्या वो कौन से आ गए? टच स्क्रीन वाले आ गए। अब कीपैड वाले फोन की और की वैल्यू जो है वो क्या हो गई? कम हो गई। किसकी वजह से? ड्यू टू चेंज इन द टेक्नोलॉजी। तो ये होता है ऑब्सोलेंसी। हुआ यहाँ तक? तो देखिए दोबारा एक बार करते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन यूज किया जाता है टेंजिबल एसेट के लिए, जिसमें डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट। और ये कारण क्या क्या होते हैं जिनसे डेप्रिसिएशन होता है? एसेट का वैल्यू के अंदर कमी आती है। तो मान लीजिए यूज किया हमने एसेट को, फिजिकली कुछ वियर एंड टीयर हो गया, या फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग उनके अंदर कुछ चेंजेस आए, या फिर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो उससे हमारी एसेट की वैल्यू के अंदर कमी आएगी। या फिर हम बोल सकते हैं एक्सीडेंट हो गया कोई, तो उसकी वजह से भी क्या आएगी? हमारी एसेट के अंदर कमी आएगी। तो दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अब देखिए, हम डेप्रिसिएशन वर्ड का यूज करते थे किनके लिए? ओनली टेंजिबल एसेट के लिए। लेकिन अगर फॉल होगा इन द वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट, तो हम उसे डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? अमोर्टाइजेशन। फॉल इन द वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट कौन सी होती है? जैसे गुडविल हो गई, जिनको हम क्या टच नहीं कर सकते। जो इंटेंजिबल एसेट है
उन पे अगर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो उस अमाउंट को सॉरी उसको डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, अमोर्टाइजेशन हुआ। अब थर्ड आता है हमारा डिप्लेशन। ये क्या होता है, अगर फॉल इन द वैल्यू ऑफ वेस्टिंग एसेट या फिर नेचुरल रिसोर्सेज, जब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर कुछ कमी आएगी, जैसे कोयले की खानें हो गई, उनके अंदर क्या होगा, लगातार यूज करने से कुछ कमी आ जाती है। तो ये क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज जो कुछ समाप्त होते जाते हैं, जैसे कोयले की खानें यू खत्म होती जा रही है, तो ये क्या है, डिप्लेशन, इसको बोलेंगे डिप्लेशन हुआ। 3 टर्म यूज हुई। अगर टेंजिबल एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, उनकी वैल्यू के अंदर कमी आएगी तो उस अमाउंट वो डेप्रिसिएशन होगा। अगर इंटेंजिबल एसेट के अंदर कमी आएगी तो वो अमोर्टाइजेशन बोलेंगे उसको। अगर नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू के अंदर कमी आएगी तो हमें उसे क्या बोलेंगे, डिप्लेशन बोलेंगे। यहाँ तक हो गया। चलो अब देखिए हम करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को। तो सबसे पहले आता है हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट। जब भी हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं तो हम सबसे पहले कॉस्ट को लेते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट, उसकी कॉस्ट क्या है, और अब कॉस्ट के बारे में देखिए हमें क्या क्या ऐड करना रहेगा। कॉस्ट जो होगी वो परचेज प्राइस होगी, प्लस जो इंस्टॉलेशन, जितने भी खर्चे किए हमने मशीनरी को इंस्टॉल करने से पहले जितने भी खर्चे किए हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, मशीनरी की कॉस्ट के अंदर ऐड होंगे। तो ये होती है हमारी कॉस्ट। सेकंड होता है एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। हम अगर कोई भी टेंजिबल एसेट परचेज करते हैं तो उस टाइम हम ये मानते चलते हैं, मान लीजिए हमने आज मशीनरी परचेज की, तो हम एक एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि इस मशीनरी को हम 5 ईयर तक यूज करेंगे। तो ये होती है एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। थर्ड जो होता है हमारा होता है एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू। अब हम ये मान के चलते हैं, एक मशीनरी हमने मान लीजिए आज परचेज की थी, हमने उसको 5 साल तक यूज किया, फिर आज ही हम ये मान के चलते हैं जब हम उसको 5 साल तक यूज कर लेंगे उसके बाद हमारी मशीन की वैल्यू क्या रहेगी, दैट इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू। जब भी हम डेप्रिसिएशन, देखिए डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर, लेकिन कई बार क्या रहता है, डेप्रिसिएशन रेट गिवन नहीं होता, तो उस टाइम हम डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट करेंगे। तो उस अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कॉस्ट होनी चाहिए। कॉस्ट में से हम क्या करेंगे, स्क्रैप वैल्यू को लेस करेंगे, डिवाइड करेंगे बाय एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। तो इससे क्या आएगी, डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी। हुआ ना। ये हम किसके डेप्रिसिएशन अमाउंट निकालने के लिए इन चीजों का हम यूज करते हैं, क्योंकि हमें कॉस्ट चाहिए। उसके बाद हम माइनस करते हैं स्क्रैप वैल्यू को, और उसके बाद एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ से उसको क्या करते हैं, डिवाइड। तो उससे क्या आ जाता है, हमारा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाता है। अगर हम रेट निकालेंगे तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइड बाई टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट इनटू में 100। इससे हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट। अब देखिए मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। जो हमारी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के मेथड जो होते हैं वो 2 होते हैं। पहला क्या होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। एक हमें क्वेश्चन में ये मोस्टली केसेस में दिया हुआ होगा कि आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाना है या नहीं बनाना है। सेकंड क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। ठीक है, तो देखिए अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना हमें, तो हम ओनली एसेट अकाउंट इज प्रीपेड, मतलब सिर्फ एसेट अकाउंट बनाएंगे और उसी के अंदर डेप्रिसिएशन को शो करते जाएंगे। और सेकंड क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाना है तो हम 2 अकाउंट बनाएंगे, एक बनाएंगे एसेट अकाउंट और एक बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये जो सेकंड बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसमें क्या होगा, हम डेप्रिसिएशन के अमाउंट क्या करते जाएंगे, शो करते जाएंगे। हुआ यहाँ तक। अब देखिए अब ये जो होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जब हम नहीं बनाएंगे तो हम एसेट को शो करेंगे रिटन डाउन वैल्यू या फिर बुक वैल्यू के ऊपर। दोनों के ऊपर शो कर सकते हैं, या तो रिटन डाउन वैल्यू के ऊपर या बुक वैल्यू के ऊपर।
अब इसमें जो है, अब जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाएंगे तो एसेट को हम ओनली शो करेंगे कौन सी वैल्यू पे, कॉस्ट वैल्यू पे। हुआ यहाँ तक? चलो अब देखिए हमने क्या किया था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन नॉट मेंटेन। तो जब नहीं बनाएंगे तो हम क्या एंट्री करेंगे अकाउंट्स के अंदर, और जब हम बनाएंगे डेप्रिसिएशन तो हम क्या एंट्री करेंगे। तो देखिए फर्स्ट में क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। इसमें क्या है, जो प्रोविजन है डेप्रिसिएशन का वो हम नहीं बना रहे, तो हम हमारी बुक्स के अंदर जनरल एंट्री क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, डेप्रिसिएशन लगा देंगे, एसेट की वैल्यू के अंदर कमी हो जाएगी तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अब ये जो डेप्रिसिएशन है इसको किससे सेट ऑफ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सेकंड जनरल एंट्री हो गया हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये P&L में ट्रांसफर कर देंगे हम डेप्रिसिएशन। सेकंड क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन, जब हम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब क्या करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, इसको भी डेप्रिसिएशन, ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ये हमारा अलग से प्रोविजन बनता जाएगा। अब देखिए, while calculating depreciation for the year we have to very carefully read the date of purchase and the date of sale। अब क्या होता है, यहाँ पे बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, तो इसमें बोला गया है जब हम कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन की अमाउंट को तो वी हैव टू वेरी केयरफुल, हमें बहुत ध्यान से देखना है कि हमने मशीनरी को परचेज कब किया था और डेट ऑफ सेल क्या है। तो उस टाइम जब हमने मशीनरी परचेज की उस टाइम से लेके जब हमने मशीनरी सेल की कितने मंथ्स का है, उस मंथ के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अगर 9 मंथ का डेप्रिसिएशन होगा तो 9/12, अगर 12 मंथ का होगा तो फिर फुल होगा, ठीक है। अब देखिए मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन हमारे पास 2 मेथड है हमारी 11th क्लास में। वैसे तो अनेक मेथड होती है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन वो हायर क्लासेज में पढ़ेंगे हम। अभी जो हमारे 11th क्लास के सिलेबस में ओनली 2 मेथड्स करने हमें। फर्स्ट हमारा है स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकंड है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड को क्या बोलते हैं हम, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इस मेथड की क्या खासियत है, जो डेप्रिसिएशन लगेगा हर ईयर सेम लगेगा, तो इसलिए बोलते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट, मतलब फिक्स डेप्रिसिएशन रहेगा। और ये जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो हर साल किस पे लगेगा, जो ओरिजिनल कॉस्ट थी एसेट की उसके। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास मशीनरी की कॉस्ट है 1 लाख रुपए, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं हम 25% पर एनम के हिसाब से। अब देखिए डेप्रिसिएशन जो है वो पर ईयर कितना आएगा, 25,000 एवरी ईयर डेप्रिसिएशन। तो हर ईयर जो जब भी हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, हम एट द एंड ऑफ द ईयर जब होता है उस टाइम हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो हर बार हम 1 लाख रुपीज पे ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, तो ये हर ईयर 25,000 आता जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं इस मेथड के अंदर जो अमाउंट होगी डेप्रिसिएशन की वो हर ईयर क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। अब देखिए इन दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। जो ओरिजिनल स्टार्टिंग में हमने जब ओरिजिनल कॉस्ट ली थी एसेट की, उसी कॉस्ट के ऊपर हम हर ईयर क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कौन से मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से। अब हमारा आता है सेकंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये मेथड अपोजिट होता है हमारे स्ट्रेट लाइन मेथड का। इसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे एवरी ईयर ऑन रिटन डाउन वैल्यू। डेप्रिसिएशन जैसे हमारे पास 1 लाख रुपीज की मशीनरी थी, 25,000 क्या था डेप्रिसिएशन था फर्स्ट ईयर का। तो जो सेकंड ईयर जो डेप्रिसिएशन लगे वो 1 लाख पे नहीं लगेगा, कितने पे लगेगा, 1 लाख माइनस 25,000 इक्वल्स टू 75,000 पे कितना लगेगा, 25%। तो ये क्या होगा, जो डिमिनिश अमाउंट आई है, वैल्यू कम होके जो अमाउंट आई है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। अब देखिए डेप्रिसिएशन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर। इसके अंदर क्या होगा, जो डेप्रिसिएशन होगा वो डिक्रीज होगा, क्योंकि हमारी कॉस्ट मशीनरी की कम होती जाएगी तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी ऑब्वियसली क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी ईयर आफ्टर ईयर। अब थर्ड देखिए, वैल्यू ऑफ एसेट नेवर बिकम जीरो।
के अंदर क्या है, जो एसेट जो होगी उसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। तो ये था हमारा रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, अब देखिए हमारा यहाँ तक हो गया। आज हमने टोटल बेसिक कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय। इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस टॉपिक प्लीज राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज possible. Thank you, bye bye.